नमस्कार देवी और सज्जनों, गालोक वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इधर बीच 2-3 दिनों से मैंने न तो सिंगल कोई अपना वीडियो किया था और न ही इस बीच बहुत दिन हो गए आत्मालाप किए हुए। आत्मालाप के 2 सीरीज मैंने किए थे और वो बेसिकली मैं जेन जी से मुखातिब होता हूँ। बेसिकली कि उसमें हमारे जो अनुभव हैं वो दूसरों के काम आ सकें। वो न तो कोई मोटिवेशनल स्पीच होती है और न कुछ। एडिसन का नाम सबने सुना ही है और उनकी कहानी कि भाई असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने 100 गलत तरीके खोजे। उसका मतलब ये होता है कि एक तुमने सही तरीका खोजा और उस क्रम में तुमने 99 नई बातें सीखी। तो खैर मोटिवेशन वगैरह का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात जो होती है कि आप जब उस एज में होते हैं और ये अनुभव है, ये सार है, तो आपको वो बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब आप उस एज में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि आपके पिता या माता ने जो किया वो क्यों किया, उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, वो कैसे सोचते होंगे। और चूंकि एल्गोरिदम आपको बताता है कि धीरे धीरे मुझे सुनने वाले जेनजी वाले में ये है। और चूंकि आदमी के पास जितने तरह के अनुभव होंगे और जितनी सो कॉल्ड असफलताएं होंगी, उसकी बातें उतनी मजेदार होंगी क्योंकि उसने एक सुरक्षित रास्ता वह नहीं चुन पाया और वह उस पर नहीं चल पाया। सुरक्षित रास्ता क्या होता है? वो होता है कि आपने एक नौकरी की, आप उसमें करीब 30-35 साल रहे और उस बीच में आपने अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया या जो भी, फिर आप रिटायरमेंट के समय तक इस हालत में रहते हैं कि अपने रिटायरमेंट को जी सकें। मौज तो खैर आप क्या ही लेंगे, लेकिन हर एक व्यवस्था के अपने अपने कल पुर्जे होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये जस्ट हमसे पहले वाली पीढ़ी थी, हमारे पिताओं की पीढ़ी थी। हालांकि उस पीढ़ी में संघर्ष बहुत था, मतलब उसमें कई जगहों पर सफलता की कहानियां बहुत कम होती थी। मोस्टली वहां जीवन के लिए संघर्ष चलता रहता था कि आज 2 रुपए आ जाएं, आज 10 रुपए आ जाएं। क्योंकि लोग खेती किसानी पर थे, देश गरीबी से जूझ रहा था, धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। हमारी पीढ़ी के समय, हम एक ऐसी पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी, जो अभी 40 से 50 के लपेटे में है, कि उसने एक ऐसा दौर देखा है जिसमें उसने फ्लॉपीज देखी हैं, उसके बाद फ्लॉपीज से होते हुए डिस्क पहुंचा, डिस्क से पहुंचते हुए फिर अब तो इतनी छोटी, इसमें उसको मैं फुंतरू कहता हूँ, लेकिन जो भी उसको कहते हैं, उसमें न जाने कितने जीबी इंफॉर्मेशन आ जाती है, इतनी छोटी सी स्कैन डिस्क वाली जो आती है। अब हमारे साथ ये है, लेकिन उसी के साथ जब तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री काल रहते हुए और फिर प्रधानमंत्री काल में तो तब तक तो दूसरी बहार बयार आ चुकी थी, अटल जी जा चुके थे। 1991 से लेके जो 94-95 पूरा जो दौर था 2001 तक, जब तक दूसरी लहर नहीं लाई गई, और फिर अब तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इस पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि इससे पहले क्या चल रहा था। तो हमारे समय बेहिसाब ये पॉलिसी आई, ये फिलॉसफी आई कि बचत के बारे में बाद में सोचना है, पहले खर्च कीजिए। उसके साथ क्रेडिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड के साथ ऋण जाल आया, और अभी हमारी पीढ़ी ये है कि वो 60 वर्षों तक ईएमआई चुकाती है, अगर वो जिंदा रही, क्योंकि अनचाहे हार्ट अटैक के और पता नहीं कितने कितने मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद नौकरी की थोड़ी सुलभता, लेकिन अस्थायित्व जो हमारी पीढ़ी ने झेला है या झेल रही है। जैसे देखिए कि अब नौकरियों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है। आईटी सेक्टर में जाइए, फलाने सेक्टर में जाइए, बहुतेरे ऐसे सेक्टर आ गए हैं जहां पहले कहीं कुछ नहीं था। बाकी उस डिबेट में अभी नहीं पढ़ते हैं कि नौकरी कितनी हुई और
सरकारी नौकरी ही नौकरी अगर आप मानते हैं तो फिर इस बात को यहीं खत्म किया जाए। लेकिन आप देखिए कि जॉब सिक्योरिटी नाम की जो चीज होती है वो हर एक सेक्टर में चली है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मेरा एक अलग मामला है, वरना हमारे यहाँ भी आप देखिए कि 20 साल के करियर में आदमी 6-7 बार उठा बैठक कर ही लेता है, और हर एक बार के साथ कुछ न कुछ हमेशा ये उसके सिर पर टंगा होता है कि पता नहीं कब जॉब चली जाए, क्योंकि एक एक झटके में पूरा का पूरा टीवी चैनल साफ हो जाता है, पूरी की पूरी डिजिटल टीम साफ हो जाती है। इसी तरह आईटी सेक्टर में पता चला आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक विप्रो ने कहा कि भाई हम 10% कर्मचारी कम करें। अचानक किसी और कंपनी ने कहा कि हम 5% कम करेंगे, किसी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म करो। तमाम तरह के उतार चढ़ाव है। और जो व्यक्ति मान लीजिए हमारे पिताओं की पीढ़ी में था कि भाई 30,000 40,000 आप कमाइए तो ठीक है, बहुत ज्यादा है। उस समय के गोल्ड, मतलब लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना महंगा हो जाएगा, लेकिन उस अनुपात में आपकी नौकरी भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी है, तो मिला जुला कर बात बराबर ही हो जाती है। जैसा कि मेरे पिता कहते हैं कि भाई मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम गोल्ड की कीमत देख लो। जैसे उन लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो उन लोगों को 200 रुपए मिलते थे, तो बहुत था उस समय का, और उस समय पता नहीं 35-40 रुपए तोला होगा। आज की डेट में 80,000 रुपए गोल्ड है। उनके वेतन का हिसाब ये लगा था कि भाई 2.5 तोला आ सकता है सोना, 2.5-3 तोले के आसपास। फिर मेरी नौकरी आई तो वही था कि जितना सैलरी था उसमें 2.5-3। अभी जो लोग शुरू कर रहे हैं, अब आईटी सेक्टर में जाए कहीं भी जाए, 40-50 से तो शुरू करते ही हैं। तो हर एक चीज मिला जुला कर वहीं पहुंच जाती है। अब इसमें तमाम सरकारी नीतियां हैं, गैर सरकारी नीतियां हैं, वो अर्थशास्त्र का विषय है, उस पर अभी मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये जो सभ्यतागत संक्रमण और संचरण हुआ है, और बीते 10 वर्षों में जो परिवर्तन है वो इतना तेज है कि अभी मुझे लगता है कि हमारे समय में 15 साल में 20 साल में एक पीढ़ी बदलती थी। अभी मुझे लगता है कि हर एक एप्पल आईफोन के नए प्रारूप के साथ पीढ़ी बदल जा रही है। क्योंकि मैं अपने 22 साल के भतीजे से जो बात करता हूं, मैं देखता हूं कि अगर मैं 16 साल का मेरा बेटा जो है वो अलग बात कर रहा है, 13 साल का जो है वो और ज्यादा, मतलब हमारे जो बड़े सुपुत्र हैं वो 11-12 साल के हैं, और उनसे बात करके लगता है जैसे ही इज 16-17, इतना मैच्योर। और उस चक्कर में बेचारा कभी कभार पिटाई भी खा जाता है, क्योंकि लोग उसकी लंबाई देखते हैं, मैच्योर बातें सुनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई वो 11 साल का ही है, उसमें मैं भी हूँ। मतलब मुझे कभी कभार याद ही नहीं रहता है कि वो केवल 11 साल का है। और इसी तरह से ये जो कहा जाता है जनरेशन गैप और फलानी चिलानी चीजें, आपके परिवार पर हमला हो रहा है। हमारी शायद आखिरी पीढ़ी थी जिसने देखा होगा संयुक्त परिवार। अब तो सीन ही अलग है, क्योंकि अगर हमारे पीढ़ी में 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो वो शायद चला लें, लेकिन उसके बाद तो कोई मुंबई वाला हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है। छुट्टियां इतनी कम है, छठ के बहाने अब तक बिहारियों का वो नॉस्टैल्जिया चला आ रहा है, लेकिन अब अधिकांश बिहारी भी जहाँ सेटल्ड हैं वहीं कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि न्यू जर्सी और शिकागो को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा परिवर्तन एक तरह का है, उसके अलावा हमारे देश में अभी फिलहाल जो मसले चल रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर आप जहां भी देखिए, अगर आप ट्विटर देखिए तो आप बदहवास हो जाएंगे। ट्विटर में आपको लगेगा कि पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही हैं हमारे देश में, मतलब इतना ऐसे रहते हैं हम लोग, इस तरह से चल रहा है, क्योंकि वहां लग रहा है कि पूरा देश जैसे अग्नि की लपटों से घिरा हुआ है। आप अपने पड़ोस में निकलते हैं, देखते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, छठ हुई इतने शांतिपूर्ण ढंग से हो गई, कहीं कुछ, मतलब इट्स नॉट दैट कि त्योहारों पर होना ही चाहिए, लेकिन ये एक वर्ग की सोच है जिनको खास तौर से हिंदू त्योहारों से मतलब एलर्जी है, और वो उनका मजहबी ड्यूटी है। लेकिन इस चीज को कोई समझने में दिक्कत है
ये हमारे यहाँ के सेकुलरों ने ये व्यवस्था कर दी है। बहरहाल उस पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो एक अलग पूरी डिबेट खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि अभी की जनरेशन के पास आप इतनी तेजी से आपके कि अब आप सब कुछ एक फोन पर ही कर रहे हैं। और जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं या ये बातें कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे अपना रिएक्शन याद आता है कि यार क्यों तुम्हारी बात सुने और क्यों तुमको माने, या तुम क्या बकवास कर रहे हो, राइट? क्योंकि हर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से यही कहती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सुनना ही है या गर्दन पर चाकू रख के, नहीं। लेकिन शायद मेरे अनुभवों से, क्योंकि मैं 99 वो तरीके जानता हूं जिसमें थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है। वो इसलिए कि करियर स्पैन में अगर आप 20 साल में जो वही बात हुई कि हमारी पीढ़ी ने खर्चना और बचत करना, इन दोनों के ऊपर संतुलन नहीं रखा। जबकि उसके पहले की पीढ़ी थी कि 40 आते आते वो लोग अपना कुछ बचत करते कराते, हमारे पिताश्री भी बचत तो खैर नहीं करते थे, लेकिन माताश्री कुछ न कुछ उनके पास खजाना टाइप का होता था कि बेड के नीचे से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ साड़ियों की तहों में निकल आएगा। लेकिन वो खैर फिर एक नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। अब भाई अभी की मम्मियां, मेरी पत्नी बैग रखती हैं, सब कुछ है, क्योंकि वो बिल्कुल सहज है। पहले तो वो लोहे वाली एक संदूकची होती थी और उसी में माओ का खजाना होता था। अगर ज्यादा रकम है 500 1000 टाइप के तो वो संदूकची में जाती थी, वरना 10 20 टाइप्स तो माता जी के किसी भी बिछावन के कोने में पड़े मिल जाते थे। मतलब इस तरह की व्यवस्था थी, ऐसे चीजें चलती थी, क्योंकि हमें हमारे समय जरूरतें सचमुच कम थी। क्योंकि चिप्स नहीं होता था, लेज नहीं होता था। एक बार हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई साहब जो पत्रकार ही हैं, उन्होंने मैगी बनाने की कोशिश की और वो ऐसा बना, वो लिसलिसा वाला, कि वो पूरा सबने थू थू करके फेंक दिया। लेकिन आज की डेट में आपके घरों में मैगी एकदम निहायत जरूरी है। इतनी सारी दुकानें नहीं होती थी जो इनके पास से बड़ा बड़ा वो लटका रहता था, नहीं होती थी। एक पान की दुकान होती थी, उस पर कुछ चीजें 5 पैसा का वो काला खट्टा चूरन होता था और एक नारंगी के फल के आकार की टॉफी होती थी और एक मॉडर्न टॉफी आती थी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर मैं जजमेंटल कुछ दे रहा हूं, ये हमारी पीढ़ी की बात थी। और आपकी पीढ़ी में ये है कि अब आपकी पीढ़ी में तो सब कुछ बहुत तेज है। अब जैसे मैं अपने नए लोगों को देखूं, अगर जो उन्होंने 21 से 25 का, जिनका करियर का दौर है, 25 से 30वें साल में बढ़ रहे हैं जो लोग, तो उनके यहाँ तो भाई अभी आपने नौकरी की, अगले दिन आपको गाड़ी लेनी है, फिर 1 साल के अंदर आपको फ्लैट बुक कर लेना है और उसके बाद आगे का सोचना है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है और एक तरह से बहुत बुरा भी है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी तो खैर हो ही जाती है। अब हम लोग नौकरी करते रहे 10 वर्षों तक, कुछ समझ में ही नहीं आया भाई, घर से कोई मांगता नहीं था, कुछ नहीं। तो हमारे लिए नौकरी का मतलब था कि भाई 1 से 30 तारीख तक ये करो और उस बीच में अगर कुछ उधार उधार लेना पड़े तो वो भी ले लो, बाकी 1 तारीख को आ जाए तो चुकाओ सबका। और ऐसा था। लेकिन अब आप अगर अपने फाइनेंशियल इसको लेकर, फ्यूचर को लेकर बात करते हैं या फिर आपको उसकी सोच है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी से आपके हार्ट अटैक्स और एंजाइटी, तनाव, फलाना चिलाना, ये सब शुरू होता है। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है। इसलिए ये जो इतनी सारी बातें मैंने की, कुछ असंबद्ध थी भी, कुछ एक साथ गुथी हुई थी। क्योंकि ये जब चैनल शुरू किया था मैंने, तो मेरा यही मानना था कि मैं आप लोगों से ऐसे ही आके बात करूं, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं हो, उसमें कोई नियम नहीं हो, उसमें कोई बहुत एडिटिंग वगैरह का खेल नहीं हो। अब ये फॉर्मेट कितने लोगों को पसंद आता है, क्योंकि 2 बार जब भी मैंने इस तरह से बात की है तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। बाकी आप लोग विषय सुझाइए, उस पर हम लोग बात करेंगे।
हम लोग करियर पर बात कर सकते हैं, खासतौर से पत्रकारिता पर। हम लोग संचार पर, कम्युनिकेशन पर बात कर सकते हैं। और बाकी तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मैं रहूंगा ही रहूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।